हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चाइनीज़ आर्टिस्ट सेश्यू, SESSHU। सेश्यू का जन्म 1420 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1506 ईस्वी में। शेशु अथवा सेश्यू, कई बार नाम में गड़बड़ हो जाती है। पेपर में भी आप देखिएगा, हिंदी में भी देखिएगा और इंग्लिश में भी देखिएगा। जापानी कला में इसे सही चित्रण का महान चित्रकार माना गया है। इसके आरंभिक जीवन के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। संभवतः इसका जन्म आकाहामा, वर्तमान में ओकायामा के अंतर्गत में ओदा परिवार में हुआ था। 1430 के लगभग इसे क्योटो के शोकोकुत्री मठ ले जाया गया, जहां उसने शोगुन तथा जन आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की। 1464 के लगभग सेश्यू वहाँ से चले गए और सुआ, वर्तमान में यामागुची में रहने लगा। इस समय एक प्रसिद्ध जैन सन्यासी ने चित्रशाला उनकोकु आन का निरीक्षण किया। सेश्यू अपनी कृतियों पर उनकोकु तायो नाम से हस्ताक्षर करता था। 1466 में उसे एक जन सन्यासी से युआन कालीन सुलिपि की कृति प्राप्त हुई, जिस पर सेश्यू लिखा था। तभी से उनकोकु ने अपना सेश्यू लिखना शुरू किया। कभी कभी लोग उसे सेश्यू तायो भी कहते थे। 1467 ईस्वी में उसके संरक्षक ओयुची परिवार ने एक पारिवारिक मिशन चीन भेजा, जिसका एक सदस्य शेशु भी था। चीन ने इस समय मिट शासन था। 1468 ईस्वी में चीन पहुंचा। वहां एक मठ में उसका सम्मान किया गया। यह अनुमान किया गया कि उसने शांतु से बीजिंग की यात्रा की होगी और लीत्सुआ तथा चांद यूशेट से कला का अध्ययन किया होगा। उसने मायुआन तथा जियाक्वी का कार्य किया और आगे चीन में के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित भी हुआ, जिससे उसे अपनी कला से प्रेरणा मिली। उसने कला में दक्षता प्राप्त करके एक निजी शैली का इतना विकास कर लिया कि सम्राट तक इसकी सूचना पहुंची। इस बात के प्रमाण है कि चीन के राजभवन में उसने केंद्रीय कक्ष में भित्ति चित्र अंकित किए थे। सन 1469 में सेश्यू जापान लौटा और यामागुची में रहने लगा। 1476 में वह बुगी चला गया और वहाँ एक चित्रशाला स्थापित की। उसका नाम रखा टेन्काई जुगारो, यानी कि स्वर्ग सज्जित चित्र मंडप। इसके पश्चात उसने विस्तृत भ्रमण किया और 1486 में लौट आया। कहा जाता है कि अंत में वह ताइकान मठ में रहने लगा था। उसकी मृत्यु के स्थान का भी निश्चित पूर्व कुछ नहीं कहा जा सकता। सेश्यू के द्वारा निर्मित अनेक चित्र बताए जाते हैं, पर उनमें से बहुतों के बारे में शंकाएं हैं। उसकी स्प्रग्रहणी कलाकृतियों में 4 ऋतुओं के चित्र, टोक्यो संग्रहालय प्राकृतिक दृश्य का एक विस्तृत कुंडली चित्र, मोरी संग्रह यामागुची प्रकृति का छोटा कुंडली चित्र, ओदावार संग्रह आमानो हाशीदाते राष्ट्रीय संग्रहालय क्योटो, होकाबू सानसुई स्याही फैलाकर बनाया गया प्रकृति चित्र तथा शीतकालीन दृश्य एवं शरतकालीन दृश्य तीनों राष्ट्रीय संग्रहालय टोक्यो में सुरक्षित है। ये पहले 4 ऋतुओं के एक सेट के भाग थे। इसके अतिरिक्त सेश्यू ने पक्षी तथा पुष्प चित्रों के स्क्रीन एवं व्यक्ति चित्र अंकित किए। इन सब में मौरी संग्रह वाला चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 50 फीट लंबे इस कुंडली चित्र में परिवर्तित हुई ऋतुएं
चित्रित की गई हैं, जो वसंत से आरंभ होकर अंत में बाईं और शीत ऋतु तक समाप्त होती हैं। संभवतः यह चित्र उसने 1484 ईस्वी में 65 वर्ष की उम्र पार लेने के पश्चात बनाया है। इसमें प्रतिभा के सच्चे दर्शन होते हैं। चीनी शैली के होते हुए भी इसने अपने मौलिक विधि से बनाया है। हर तुलिका ओजमयता तथा संयोजन की विविधता है। भारी तथा कोणीय रेखाओं का अमूर्त आकृतियों की इनकी विशेषता है। शीत ऋतु के चित्र में ये सभी विशेषताएं पूर्ण परिपक्व रूप से मिलती हैं। सशक्त तथा ओजपूर्ण तुलिका पातों से निर्मित वृक्षों और चट्टानों की आकृतियां तथा पत्रहीन शाखाएं बड़ी प्रभावशाली रूपों में अंकित हैं। हल्की गहरी, बारीक अथवा मोटी घनी व्यंग्यात्मक सीमाएं खुले आकाश तथा पहाड़ियों के ऊपर महत्वपूर्ण स्थिति में बनाई गई हैं। चित्र के मध्य में केवल कुछ ही तुलिका स्पर्शों से छोटे भवन का ढांचा बना दिया गया है। एक बहुत छोटी मानवाकृति भी पहाड़ी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई गई है। कोणीय रेखाओं तथा द्विआयामी धरातल के प्रयोग में सेशु अपने प्रथम शिष्य शिववून से भिन्न है, जो कुहरे और रहस्यमय वातावरण का प्रयोग करता है। हाबोकू सांसुई नामक चित्र में सेशु ने एक नितांत भिन्न तकनीक का प्रयोग किया, जैसे कि दक्षिण सूंड के चीनी चित्रकार यिंड यू चीन ए ने किया था। उसने हल्के बल वाली स्याही के गीले धरातल पर गहरी स्याही फैला दी, जिससे बड़ा कोमल और मिश्रित प्रभाव उत्पन्न हो गया था। इसके द्वारा उसने ज्ञान प्राप्ति के चमत्कार की क्षणिक स्थिति को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। पहले पहल तो ऐसा लगता है मानो कागज पर स्याही के धब्बे डाल दिए गए, पर ध्यान से देखने पर धीरे धीरे पर्वत, झाड़ियाँ, वृक्ष, भवन, मानव आकृतियाँ सहित नाव सब दिखाई देने लगे। चित्र का अधिकांश भाग रिक्त छोड़कर काले धब्बों में संतुलन स्थापित किया गया है और चित्र की व्यंजना क्षमता को बढ़ाया गया है। सेशु द्वारा अंकित दृश्य चित्रों के पीछे उसका गहरा प्रकृति प्रेम झलकता है, जिसके कारण उसके सार तत्व को ग्रहण करने में सक्षम हुआ है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण यामानो हाशिदाते शीर्षक काकीमानो है, जो टोक्यो से कुछ दूर स्थित तथा जापान के 3 सुंदरतम स्थलों में से एक चित्र है। यह चीनी शैली में किसी दृश्य को केवल आदिकृत रूप मात्र नहीं, बल्कि जापान सागर के वास्तविक तटवर्ती बोख का कलात्मक चित्रण है। एक और रेतीली भूमि है और दूसरी ओर चट्टानों की श्रृंखला। दूर तटीय जंगल है, जिसमें छोटे छोटे भवन दिखाई दे रहे हैं और पीछे बौद्ध मठों तथा शांतों उपासना ग्रहों से सुशोभित पर्वतों की श्रृंखला है। सेशु का व्यक्ति चित्रण भी उच्च कोटि का एवं अभिव्यंजनात्मक है। 1479 में अंकित मौसूदा कानेताका के व्यक्ति चित्र में उसने परंपरागत शैली में अपनी सहज कुशलता प्रदर्शित की है। एक अन्य व्यक्ति चित्र रहस्यवादी जूरोजिन का है, जिसकी मुखाकृति पर वयोवृद्धता के साथ साथ बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रभाव दिखाई दिया है। उसे वसंत में पुष्पित होते हुए वृक्षों की उलझी हुई शाखाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए चित्रित किया गया है। निकट खड़ा मृग शावक उसके घुटने से अपना मस्तक रगड़ रहा है। चित्र में उदात्तता, सार्थकता एवं उच्च कल्पना दर्शनीय है। सेशु के पुष्प तथा पक्षी चित्रों में परंपरा का अधिक आग्रह नहीं है। उसमें बुद्ध चित्रकार चो देनसु की भांति भारी रेखा का प्रयोग किया गया है। सेशु का एक अन्य चित्र एकादाम्पी जू कुहनी पर से अपनी भुजा काटते हुए एक चित्र विशाल दृश्य कुंडली के ही समय अर्थात सन
1479 में चित्रित किया गया है। इन चित्रों तथा आमानो हाशिदातों के सेशु ने मोटी रेखाओं तथा छाया प्रकाश के तीव्र विरोध का प्रयोग किया है। आकृति के सौंदर्य के प्रति भावनात्मक पूर्ण लगाव नहीं है तथा चित्रों में लयात्मक अनुभव भी नहीं होता। इस दृष्टि से सेशु की कला तत्कालीन प्रकृति चित्रों के अन्य कलाकारों के पर्याप्त भिन्न है। अधिकांश कलाकारों ने अपनी सुमी ए अथवा सुई बोध गा को चीनी पद्धति पर डाला था। इस दृष्टि से सेशु को वास्तविक जापानी सुई बोकू का प्रथम चित्रकार माना जा सकता है। सेशु ने वर्ष की आयु में एक चित्र होतेई-आ देवता का अंकित किया था, जिसे एक स्कूल का प्रसन्न व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उसके चारों ओर बच्चे घिरे हुए हैं और उसे भूमि पर बैठने को विवश कर रहे हैं। इस चित्र की आकृतियों के विवरण की बारीकी तथा रेखा को सशक्तता से सिद्ध होता है कि इस आयु में भी न तो उसकी दृष्टि कमजोर हुई और न ही तुलिका में कोई शिथिलता आई। जोगुरी सोतान तथा सेशु के अतिरिक्त भी सुईबोकुगा में कार्य करने वाला कुछ अन्य उत्तम चित्रकार थे, जिसने गेई आमी, बुनसेई तथा गोकुआ सोकायु के एक अन्य चित्रकार कानो मासानोबु भी महत्वपूर्ण या उसके उल्लेख काना स्कूल के अंतर्गत किया। गेई आमी शिबुन के शिष्य और कवि ने नो आमी का पुत्र था। नो आमी का पुत्र सो आमी भी, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार हो गया था।